हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा 2000 वाला फैक्ट चल रहा था ना, जो 2000 की फैक्ट सीरीज चल रही थी, है ना, जिसमें हमने 2000 की ये फैक्ट सीरीज थी जिसमें मैंने आई थिंक मैंने 7 या 8 वीडियो दे दिया है। ठीक है, 800 कंप्लीट हो गए थे, 800 आपके फैक्ट कंप्लीट हो गए थे जो हमने कर लिया था। तो बीच में क्या था कि एलटी की तैयारी कराना था, सो इसलिए उस टीजीटी वाले को रोक दिया था। अब यहाँ पे एलटी का पेपर जैसे कि हो चुका है, तो अब हम फोकस करेंगे अपने किस पे, टीजीटी पीजीटी पे। ठीक है, इस पे फोकस करने वाले हैं। तो जो सबसे पहले मैंने सोचा जो सीरीज रोक दी गई थी उसको मैं कंप्लीट कर दूँ। ये सीरीज भी चलती रहेगी साथ साथ, और हम फिर से एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे राइटर को, क्योंकि आने वाली अपकमिंग टीजीटी आई थिंक 27,000 कुछ करके आ रही है, समथिंग आपकी टीजीटी की वैकेंसी आ रही है। तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे न्यू बच्चों के लिए, मतलब जितने भी राइटर हैं सारे राइटर का बायोग्राफी पढ़ेंगे, उनके वर्क को, एक एक वर्क को, लाइक एलटी की तरह है। एलटी जैसे एलटी का एक एक वर्क हमने डिस्कस किया था, वैसे इनमें क्या क्या करेंगे, एक एक वर्क को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले ये सीरीज कंप्लीट करते हैं, बाकी वो भी चलेगी, साथों साथ चलेगा। और ग्रामर में आ जाएंगे तो ग्रामर का एक एक रूल लेके चलेंगे, क्योंकि कहीं से भी हमें चूकना नहीं है, हर एक रूल लेके चलेंगे। पहले हम रूल पढ़ेंगे, देन प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस का भी कोई मतलब नहीं है, अभी सिर्फ थ्योरी करना है बस, जितना हम थ्योरी कर सकते हैं। ओके, बाकी ये 2000 फैक्ट जो चल रहे थे, इनमें से मैंने 800 आपके फैक्ट हो गए थे। आज की इस वीडियो में हम 801 से लेके 900 तक फैक्ट को कवर करेंगे, जो आपकी टीजीटी, स्पेशली टीजीटी, मतलब टीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जो मैंने ये फैक्ट सीरीज कराया था ना, इसकी जो फर्स्ट वीडियो, वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपके एलटी में ही आ गए थे, तो कोई कह नहीं सकता कि कहाँ से क्वेश्चन कहाँ आ जाए, है ना। हालांकि मैंने कराया था टीजीटी के लिए, लेकिन इसी में से 3 क्वेश्चन आपके आ गए एलटी में। तो इस टाइप मतलब सारे राइटर एक जगह पे, मतलब सारे राइटर कहीं ना कहीं, जैसे शेक्सपियर हो गए, वर्ड्सवर्थ हो गए, मिल्टन हो गए, लगभग सब जगह पे हैं, तो उनसे क्वेश्चन तो बनेंगे ही। तो ये याद रखना है, जीआईसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये जो फैक्ट है। ऐसा नहीं है सिर्फ टीजीटी पीजीटी, जीआईसी में भी आपके शेक्सपियर हैं, जैसे कि मैंने देखा है, शेक्सपियर है, मिल्टन भी हैं, ठीक है, पीबी शैली हैं, जॉन कीट्स हैं। तो हम जीआईसी की भी स्टार्ट करेंगे। जो राइटर अलग रहेंगे तो वो हम पढ़ लेंगे, बाकी जो राइटर सेम है वो हम सब मिला के पढ़ेंगे। ओके, तो जीआईसी का भी मैं थ्योरी क्लास कराऊंगी, इतना है, कराऊंगी। ठीक है, चलिए पहले आज इसको कवर कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज हम पहले ये सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं। आज 900 आपकी ये फैक्ट हो जाएगी। जो नए बच्चे जुड़े हैं ना, उनको मैं कह दूं कि आगे ये जो आपकी मतलब इससे रिलेटेड ना 5-6 वीडियो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। आप जाना प्लेलिस्ट में, वहाँ पे चेकआउट कर लेना। वहाँ पे ये वाली जो सीरीज जो चल रही थी 2000 फैक्ट वाली, ये वाली आप ना पिछली वीडियो देख लेना जाके वहाँ पे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच कर रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपके शेयर सब्सक्राइब लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो ये मोटिवेशन आप देते रहें, बाकी मेरा जो काम है मैं करती रहूँगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट जो फैक्ट है, विच प्ले, मतलब आज की क्लास का, विच प्ले बाय शेक्सपियर इज ऑफन कॉल्ड अ प्रॉब्लम प्ले एंड इज सेट इन डिकेडेंट वियना। तो शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसे अक्सर प्रॉब्लम प्ले कहा जाता है, और इसकी जो सेटिंग रखी गई है वो वियना में रखी गई है। कौन सा प्ले है? देखिए, राइट आंसर तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मेजर फॉर मेजर। अब ये वन लाइनर है तो ये मेजर फॉर मेजर है, क्योंकि शेक्सपियर में ये प्रॉब्लम प्ले क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हम एडिशनल नॉलेज देते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, जो एडिशनल नॉलेज होता है वहाँ से भी बन जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए ये जो पार्ट होगा ना, ये जो मुझे लगता है आई थिंक ये पार्ट 10 है। ठीक है, ये पार्ट 10 है। ऑलरेडी 9 वीडियो बन चुकी है इस पर, तो 9 वीडियो जाके ज़रूर चेकआउट करेगा। जिन्होंने देख लिया उनके लिए तो सही है, जिन्होंने नहीं देखा उनकी बात करूँ, एक अच्छा रिवीजन, एक बेहतर रिवीजन हो जाएगा। जो आपकी टीजीटी लगी हुई है अभी, जिसकी डेट नहीं आई है। ठीक है, तो हम समझते हैं प्रॉब्लम प्ले क्या होता है। प्रॉब्लम प्ले जैसे शेक्सपियर के वो प्ले जो ना तो पूरी तरह से कॉमेडी है, ना ही पूरी तरह से ट्रेजेडी है ना। इसमें क्या रहता है, इसमें मॉरल डिलेमाज रहते हैं, मतलब नैतिक दुविधाएं होती हैं, बहुत ज़्यादा जटिल सामाजिक समस्याएं होती हैं, उसे ही कहा जाता है प्रॉब्लम प्ले। पूरी तरह से कॉमेडी नहीं, पूरी तरह से ट्रेजेडी नहीं। ठीक, तो मेजर फॉर मेजर जो है ना, इसकी सेटिंग वियना में है, वियना शहर में इसकी सेटिंग रखी गई है। इसमें जस्टिस दिखाया गया है, मॉरल दिखाया गया है, दया के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। मेन कैरेक्टर कौन है इसमें, तो ड्यूक विसेंशियो है और एंजेलो नाम का कैरेक्टर है। ठीक है, आगे चलते हैं।
इन पैराडाइज लॉस्ट हुई इज द आर्किटेक्ट ऑफ पैंडेमोनियम। तो ये ध्यान रखना है, पैराडाइज लॉस्ट में पैंडेमोनियम का जो आर्किटेक्ट था, जो वास्तुकार था, वो कौन था? मुल्सीबर ही था, ध्यान रखना है, जिसको आइडेंटिफाई कहा जाता है वल्कन एंड हेस्टेस। तो ये ध्यान रखना है, इसमें क्या था ना, हेफेस्टस, ये ध्यान रखना। देखिए पैराडाइज लॉस्ट की बात अगर हम करेंगे, ये जो पैंडेमोनियम है, ठीक है, पैंडेमोनियम जो है ये मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में हेल की राजधानी है। पहले इसको याद रखना, कैपिटल ऑफ हेल है पैंडेमोनियम। कहाँ पे? मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में ये कैपिटल ऑफ हेल है ना, जिसे फॉलन एंजल्स ने बनाया था। पैंडेमोनियम को किसने बनाया था? फॉलन एंजल्स। किस लिए बनाया गया था? ताकि जो उनकी सभा होती है, जो उनकी मीटिंग होती है, ये लोग बैठ के वहाँ पे मीटिंग करेंगे हेल में, तो इन्होंने बनाया था। और जो मुल्सीबर था ना, ये वही आर्किटेक्ट है, ये नर्क का, हेल का आर्किटेक्ट है, ठीक है, इसी ने बनाया था। जब ये हेवन में था तब भी वो वहाँ पे जो भी आर्किटेक्ट वगैरह मतलब बनाने का काम यही करता था। और जब हेल में आ गए ये लोग, तो इसी से कहा गया भाई हमको मीटिंग करने के लिए, सभा बैठाने के लिए कोई तो जगह होनी चाहिए। तो ये मुल्सीबर ने वहाँ पे भी बनाए थे। अब चूँकि ठहरा ये आर्किटेक्ट, तो बना दिया, वहाँ पे भी इसने पैंडेमोनियम बनाया। कहाँ पे? हेल में। तो ये ध्यान रखना है। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो मुल्सीबर है ना, ये ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी में इसे वोल्कन कहा जाता है। कहाँ पे? ग्रीक एंड रोमन माइथोलॉजी में, ठीक है, ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी में इसी मुल्सीबर को वोल्कन कहा जाता है और हेफेस्टिस भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है, जो आग और निर्माण का देवता माना जाता था ये मुल्सीबर। समझ में आया? नेक्स्ट पे आएंगे। द प्रिल्यूड बाय वर्ड्सवर्थ वॉज डेडिकेटेड टू विच पोएट? तो जो प्रिल्यूड है ये वर्ड्सवर्थ का है और ये किस पोएट को डेडिकेट किया गया है? तो ध्यान रखना, जब वर्ड्सवर्थ ने प्रिल्यूड लिखा था ना, तो उन्होंने बस एक ही टाइटल दिया था, पोम टू कोलरिज। क्या टाइटल दिया था? पोम टू कोलरिज। जब उन्होंने प्रिल्यूड लिखना स्टार्ट किया था, पोम टू कोलरिज दिया था, ठीक है। बाद में 1850 में क्या हुआ कि 1850 में प्रिल्यूड को, ये 1850 में जब पब्लिश कराया गया बाय मैरी हचिंसन, तो ये जो टाइटल है ना, ये मैरी हचिंसन ने दिया था, इनकी जो वाइफ थी मैरी हचिंसन। लेकिन जब वर्ड्सवर्थ ने स्टार्टिंग में लिखा था तो पोएम टू कोलरिज ये टाइटल उन्होंने दिया था। तो ऑब्वियसली ये किसे डेडिकेटेड है? सैमुअल टेलर कोलरिज को। चूँकि ये प्रिल्यूड एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, इसे पोम टू कोलरिज भी कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब कोलरिज जो ठहरे थे वो वर्ड्सवर्थ के काफ़ी अच्छे दोस्त थे, है ना, और जिनके साथ मिलकर इन्होंने लिरिकल बैलेट्स भी लिखी थी, 1798 में आया था, तो ये ध्यान रखना है। और प्रिल्यूड की बात करेंगे तो 1799 में इन्होंने लिखना आई थिंक स्टार्ट किया था, 1799 में। और बात अगर करेंगे तो 1805 में विद 13 बुक्स के साथ आया था। उसके बाद 1850 में ये पब्लिश हुआ था विद 14 बुक्स के साथ। और पब्लिश किसने करवाया था? इनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने। ये प्रिल्यूड टाइटल उन्होंने ही दिया था, ये ध्यान रखना है। इसका एक सब टाइटल है प्रिल्यूड का, द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, है ना, इसका सब टाइटल है, वो टाइटल भी याद रखना। नेक्स्ट पे आएंगे, गोल्सवर्दी का जस्टिस 1910 लेड टू रिफॉर्म इन विच प्रिजन प्रैक्टिस। इसमें बताना है क्या होगा। देखिए जो गोल्सवर्दी का जो प्ले है जस्टिस, ये कब आया था? 1910 में आया था। और इससे क्या होता है कि किस जेल प्रथा में सुधार हुआ था, मतलब जस्टिस प्ले को देखकर कौन सी, मतलब जेल में कौन सी प्रथा थी जो चलती चली आ रही थी, उसमें सुधार हुआ था ये गोल्सवर्दी का जस्टिस प्ले देखकर। तो वो था आपका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है? ये होता है ना कि कैदियों को अकेले काल कोठरी में रख देना, उनसे ना बात करना, ना उनसे कोई किसी को मिलने देना। समझ लो कि एक अकेला काल कोठरी में बंद है, सोचो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, मानसिक पीड़ा दिखाई जाती है। तो यही चीज़ें जस्टिस में इन्होंने दिखाया, कि इन्होंने गोल्सवर्दी ने, है ना, अपने प्लेज में दिखाया यही चीज़। किसके थ्रू? फाल्डर के थ्रू। फाल्डर को भी कन्फाइनमेंट कर दिया गया था, अकेले काल कोठरी में बंद कर दिया गया था, जिसकी उससे मानसिक पीड़ा, कितना ज़्यादा बदलाव हो गया ना, उसके मानसिक पे कितना उसके दिमाग पर असर पड़ा। तो ये क्या हुआ था कि इसे देखने के बाद, जो उस समय के रियल की बात कर रही, जब ये प्ले आया था ना, इस प्ले को देखने के बाद जो उस समय के जो प्रेजेंट होम मिनिस्टर थे, जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल। क्या नाम था? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल, CHURCHILL, ये थे, ये उस समय के प्रेजेंट ये होम मिनिस्टर थे, विंस्टन चर्चिल।
इन्होंने जब देखा जस्टिस पे लेना, तो इन्होंने क्या किया, जेल के नियम, जो भी नियम थे, ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वगैरह थे, इसमें काफ़ी सुधार किया था। तो रियल में सुधार हुआ था इस प्ले को देखने के बाद। गोल्सवर्दी ने अटैक तो किया था, लेकिन वाकई में फ़ायदा हुआ था, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे 14 लाइन पोयम विद ए सी डी इज़ कॉल्ड व्हाट। अब इसका बताना है। देखिए, हमको पढ़ना सब कुछ है, इजी भी पढ़ना है, मॉडरेट भी, टफ। आप एलडी के पेपर से आप लगा ही सकते हो कि क्वेश्चन कैसे आए थे, तो हम नहीं जानते, हम तो बस अपना दिमाग लगाते हैं, टफ आएगा, मॉडरेट आएगा, इजी आएगा। लेकिन आएगा तो दोनों में से कोई, तीनों में से कोई एक जैसा आएगा, या तो इजी मॉडरेट आएगा, या टफ मॉडरेट आएगा, या तो फिर तीनों ही आ सकते हैं। तो हर तरफ से हमें, मतलब हर तरफ से हमें उसकी तैयारी करनी होगी, चाहे ईजी से ईजी क्वेश्चन हो, ईजी से ईजी फैक्ट हो, उसको भी हमें लेके चलना है, उसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। और एक इतना ज़्यादा उसको पढ़ लो ना, इतना प्रैक्टिस कर लो ना, कि एग्ज़ाम में कहीं पे भी कन्फ्यूज़न के, मतलब कन्फ्यूज़न जो वर्ड होता ना, सी भी ना आए कन्फ्यूज़न का, इतना ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस कर लो। पहले उसका पढ़ लो, उसका जो थ्योरी है, पहले उसकी थ्योरी पढ़ो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, देन उसके बाद प्रैक्टिस करो, कि एग्ज़ाम में ये जो कन्फ्यूज़न होता है ना, ये आए ही ना, सी भी ना आए उसका, ठीक है। तो देखेंगे, ये पेट्रार्कन सोनेट है, जिसे इटालियन सोनेट कहते हैं, ये ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर क्या था, पेट्रार्कन सोनेट को 2 पार्ट्स में बांटा गया था। ऑक्टेव, जो पहली जो फर्स्ट 8 लाइन थी, उसको ऑक्टेव कहा जाता है, जिसकी राइमिंग स्कीम ये है, अब्बा अब्बा। एंड लास्ट की जो 6 लाइन थी, उसे सस्टेट कहा जाता था, जिसकी राइमिंग स्कीम आपकी CDE-CD हो सकता था, या CD-DCD, ये भी हो सकता है। तो मतलब वो फिक्स नहीं रहती है। इसे इटालियन सोनेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत इटली के पोएट पेट्रार्क ने की थी, इसी वजह से। बाद में इसे थॉमस वाइट इंग्लैंड में लेके आए थे, तो पेट्रार्कन को ही इन्होंने फॉलो किया था, थॉमस वाइट, ये ध्यान रखना है। हालांकि इटली में इसकी शुरुआत किसने किया था, पेट्रार्क ने किया था, इसलिए इटालियन कहा जाता है। बाद में इसी सोनेट को थॉमस वाइट इंग्लैंड में लेके आए, वो इसको फॉलो किए, ठीक है। और जो आपकी इंग्लिश सोनेट थी, जिन्हें हम शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं, इंग्लिश सोनेट को इंग्लैंड में किसने लाया, अर्ल ऑफ सरे ने लेके आया, ये ध्यान रखना है, अर्ल ऑफ सरे, है ना, जिसे हेनरी हावर्ड कहते हैं, ये लेके आए थे। और शेक्सपियर ने इसका काफ़ी यूज़ किया, इसलिए इसका नाम पड़ गया शेक्सपियरियन सोनेट। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अर्ल ऑफ सरे से एक चीज़ और ध्यान रखना, ब्लैंक वर्ड्स भी इन्होंने ही कॉइन किया है। ब्लैंक वर्ड्स इन्होंने कहाँ कॉइन किया है, तो ये भी ध्यान रखना कि मतलब उनकी क्या बोलते हैं, वर्जिल की एनीड ये क्या कर रहे थे, ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो ट्रांसलेशन करते समय इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया वहीं से। बाकी ब्लैंक वर्ड्स का बहुत लोगों ने यूज़ किया, शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, सबसे ज़्यादा उन्होंने किया मार्लो ने किया, क्रिस्टोफर मार्लो ने किया, इसीलिए इतना ज़्यादा उन्होंने यूज़ कर लिया ना। इसको परफेक्ट किसने बनाया, क्रिस्टोफर मार्लो ने। और क्रिस्टोफर मार्लो ने जब परफेक्ट बनाया ना, तो इसीलिए बेन जॉनसन उन्हें क्या कहे, माइटी लाइन्स कहा, है ना, इसी वजह से। तो ये ध्यान रखना, माइटी लाइन्स कहा था किसे, क्रिस्टोफर मार्लो को। कहाँ कहा था, ये भी ध्यान रखना है, कहाँ कहा था। तो जो उनका वर्क था बेन जॉनसन का, तो बेन जॉनसन ने कहाँ कहा था ये माइटी लाइन्स, इनको, क्रिस्टोफर मार्लो को। तो जो उनका वर्क था बेन जॉनसन का, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवेड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर, है ना, वहाँ पे कहा था माइटी लाइन्स। वहाँ पे शेक्सपियर को उन्होंने बार्ड ऑफ एवॉन भी कहा था, है ना, बार्ड ऑफ एवॉन भी कहा था, एंड सोल ऑफ द एज भी कहा था, द एप्लॉज डिलाइट द वंडर ऑफ आवर स्टेज भी कहा था उसी पोएम में। देखिए, इतनी सारी चीज़ें मैंने कनेक्ट करके बता दिया। तो इस तरह आपको याद रखना है। तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपकी टीजीटी है तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो मैंने कनेक्ट करके बताई हैं, ये भी ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। इन विच प्ले डज टच स्टोन अपीयर एज अ कोर्ट जेस्टर। आ जाएंगे यहाँ पे, इन विच प्ले डज द टच स्टोन अपीयर एज अ कोर्ट जेस्टर। तो किस प्ले में जो टच स्टोन है, ये किस प्ले में अपीयर होता है। ये जो टच स्टोन है, ये क्या काम करता है, कोर्ट जेस्टर का काम करता है, यानी कि जेस्टर आप बोल सकते हो फूल का काम कर रहा है ना। तो शेक्सपियर का सबसे ये विट, सबसे मजाकिया ये फूल से क्लाउन में से एक है टच स्टोन, जो आपके एज यू लाइक इट में मिलता है ना। ये टच स्टोन ये क्या रहता है एज यू लाइक इट में, रोजालिन और सीलिया के साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाता है, यही है ना। इसका काम हंसी मजाक के जरिए क्या करता है, हंसी मजाक के थ्रू कड़वे सच बोलना होता है। तो याद रखना, एज यू लाइक इट का फूल्स कौन है, वो टच स्टोन है। फूल्स पूछ लेगा या क्लाउन्स पूछ लेगा, सब आपके टच स्टोन हो जाएगा। ध्यान रखना है एज यू लाइक इट का, ठीक है, फूल है या क्लाउन,
ये ध्यान रखना। या जेस्टर भी पूछ सकता है, इतने सारे वर्ड्स हैं इसके, है ना, ध्यान रखना। एक चीज़ और ध्यान रखना, टच स्टोन जो है ना, ये किससे, मतलब इसमें जो प्ले में ये किससे शादी करता है, यानी कि इसका प्रेम किससे हो जाता है, तो ऑड्रे से याद रखना, ऑड्रे से, ठीक है, ऑड्रे से ये प्यार करता है। और ऑड्रे से शादी कौन करना चाहता था, विलियम करना चाहता था, बट ऑड्रे से ये प्यार करने लग जाता है, ये ऑड्रे से ही, ध्यान रखना, ठीक है, लास्ट में ऑड्रे से ही शादी होती है, मतलब इससे प्यार हो जाता है, ये ध्यान रखना। मिल्टन की एरियोपैजिटिका प्रोटेस्ट अगेंस्ट विच एक्ट। देखिए एक क्वेश्चन में हम लेंदी ज़्यादा वीडियो नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन में जितना हम पढ़ लिए, क्योंकि हर फैक्ट में मैं 2-3 फैक्ट और बताते चल रही हूँ, तो इसलिए ज़्यादा वीडियो को लेंदी नहीं करना है, कम कम पढ़ना है, ठीक है। तो मिल्टन की जो एरियोपैजिटिका है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट विच एक्ट, ये ध्यान रखना है। मिल्टन की जो एरियोपैजिटिका है, ये किस अधिनियम का विरोध करती है, किस एक्ट के अगेंस्ट ये विरोध करती है, तो ध्यान रखना, लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643। अब ये क्या है, लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643 होता क्या है ये मुद्दा ये था कि 1643 में संसद ने, जो पार्लियामेंट ने एक रूल बनाया था कि कोई भी किताब छापने से पहले सरकार से लाइसेंस लेनी होगी, यानी कि अनुमति लेनी होगी, सेंसरशिप लेनी होगी। अब इससे क्या हुआ, मिल्टन को बुरा लग गया। मिल्टन ने क्या किया, उन्होंने एक वर्क लिखा जिसका नाम था एरियोपैजिटिका। इस वर्क के थ्रू इन्होंने क्या बताया, इस वर्क के थ्रू इन्होंने उसके खिलाफ किया, है ना, प्रोटेस्ट किया। इस वर्क के थ्रू बताया कि इस नियम के खिलाफ उन्होंने एक फेमस प्रोज लिखा, ये प्रोज वर्क था, है ना, उन्होंने एक प्रोज वर्क लिखा, ये प्रोज वर्क था, और इस वर्क के थ्रू उन्होंने प्रोटेस्ट किया, है ना, जिसमें इन्होंने लिखा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच की जोरदार वकालत की इसी वर्क में, कि भाई कुछ भी बुक छापने से पहले हमें क्यों सरकार से लेनी पड़ेगी, हमें बोलने की, सुनने की, जो भी हमारे प्रोस्पेक्ट है सामने रखने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। तो इसी बुक में इन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच की जोरदार वकालत की थी। ये बात थी, कहानी कुछ ऐसी थी, मुद्दा ये था, ठीक है, ध्यान रखना है। वर्ड्सवर्थ, तो ये ध्यान रखना, एरियोपैजिटिका जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए जानी जाती है। किसके लिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस या फ्रीडम ऑफ स्पीच, कभी कभी स्पीच भी आ जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, वर्ड्सवर्थ बिकेम पोएट लॉरियट इन 1843 आफ्टर हुज डेथ। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एलटी में आए थे, यानी कि वर्ड्सवर्थ के बाद पोएट लॉरियट कौन बने थे, जो कि हर बार बताना है ये। तो वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरियट कब बने थे, 1843 में, किसके डेथ के बाद, रॉबर्ट साउदी के डेथ के बाद, है ना। हुआ यूँ था, ये जो पोएट लॉरियट क्या होता है, ये इंग्लैंड का राज कवि होता है ना, कहाँ का, इंग्लैंड का। तो ये जो इंग्लैंड के ही थे। एक चीज़ ध्यान रखना कि रॉबर्ट साउदी, इनके जो टाइम पीरियड था ना, वो 1813 से लेके 1843 तक चला। इनका जो पोएट लॉरियट का टाइम पीरियड था, ठीक है, 1813 से लेके 1843 तक। 1843 में इनकी डेथ हो जाती है, और जिसके बाद ये जो पोजीशन था, ये जो पद था, ये विलियम वर्ड्सवर्थ को मिला। हालांकि शुरुआत में वर्ड्सवर्थ ने मना कर दिया, ये कहेंगे कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं इस पद के लिए नहीं बना हूँ, लेकिन बाद में क्या होता है, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। कब, 1843। उसके बाद वर्ड्सवर्थ बन जाते हैं आपके पोएट लॉरियट 1843 से। 1843 से ये बनते हैं तो कब तक जाते हैं, जब तक इनकी डेथ नहीं हो जाती है, 1850 तक। 1850 में इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद कई लोगों को भी दिया जाता है ना, 1850 में कई लोगों को दिया जाता है, जैसे ये आपकी रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो वाइफ थी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, उनको भी ये ऑफ़र, मतलब उनको भी बोला जाता है, बट वो नहीं बनती हैं। उसके बाद 1850 में टेनिसन को बनाया जाता है। ये क्वेश्चन आया था आपके एलटी में, टेनिसन को बनाया जाता है 1850 में। अब 1850 में टेनिसन बन जाते हैं, इनका सबसे मतलब बहुत लॉन्ग पीरियड रहा है। 1850 से ये बन गए थे 1892 तक, 1892 तक। तो ये टाइम पीरियड था एल्फ्रेड टेनिसन का, ये टाइम पीरियड था पूरा वर्ड्सवर्थ का, ये टाइम पीरियड था रॉबर्ट साउदी का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि 1892 में इनकी डेथ हो जाती है टेनिसन की। तो ये था कुछ, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, गॉल्सवर्दी फर्स्ट नॉवल अंडर द नेम जॉन सेंट जॉन। यहाँ पे हमें बताना है कि जो गॉल्सवर्दी थे, उन्होंने अपनी फर्स्ट नॉवल, उनकी फर्स्ट नॉवल कौन सी थी जो उन्होंने अपने
फेक नेम से, अपने रियल नेम से नहीं, अपने फेक नेम से, जॉन सेंट जॉन के नेम से उन्होंने पब्लिश कराया था, आई थी वो नॉवल। तो जोसीलिन, याद रखना जोसीलिन, 1898 में आया था जोसीलिन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हुआ क्या था कि जॉन गोल्सवर्दी ने अपने राइटिंग करियर की शुरुआत में अपना असली नाम यूज़ नहीं किया था उन्होंने, अब वो किसी भी डर से किया हो उन्होंने जॉन सेंट जॉन मतलब पेन नेम से लिखा। जितनी भी शुरुआती, जैसे फ्रॉम द फोर विंड्स, इनका जो आया था 1897 में, उनकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ आई थी 1897 में, जिसका नाम था फ्रॉम द फोर विंड्स, ये भी इसी नाम से आता है, फ्रॉम द फोर विंड्स, है ना, ये इनकी शॉर्ट स्टोरीज था, है ना, ये ध्यान रखना है। ये 1897 में आया था, जो इन्हीं के नाम से आया था, मतलब इन्हीं के पेन नेम से आया था, जोसीलिन के नाम, अरे सॉरी, जॉन सेंट जॉन के नाम से आया था, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इन्होंने अपना ये जो पेन नेम है ये ड्रॉप कब किया, तो ये ध्यान रखना, जो अर्ली प्लेस थे ना वो इनके पेन नेम से ही आए थे, जॉन सेंट जॉन के। इनका पेन नेम है जॉन सेंट जॉन, मतलब ये अपने नकली नाम से लिखते थे, एक नाम इन्होंने रख लिया था राइटिंग के लिए। जब ये राइटिंग पब्लिश कराते थे बुक तो जॉन सेंट जॉन के नाम से कराते थे, अपने रियल नेम से नहीं, गोल्सवर्दी के नाम से नहीं कराते थे। तो शुरुआत के जितने भी इनके वर्क्स थे वो इनके जॉन सेंट जॉन के तहत आए हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि इन्होंने अपना ये जो पेन नेम है ये ड्रॉप कब किया, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। हुआ क्या था कि 1904 में इनके फादर की डेथ हो जाती है। 1904 में इनकी फादर की डेथ हो जाती है, और फादर की डेथ के बाद इनका एक नॉवल आता है, द आइलैंड फेरिसीज। कौन सा नॉवल आता है? द आइलैंड फेरिसीज, सॉरी आइलैंड की स्पेलिंग गलत है, एक सेकेंड, द आइलैंड फेरिसीज। ठीक है, फेरिसीज, ये भी आता है 1904 में। और ये जो नॉवल आता है ना 90, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया, ये इनके रियल नेम से आता है। कौन से नेम से आता है? रियल नेम से आता है, ये ध्यान रखना, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया। आइलैंड फेरिसीज, ये जो नॉवल आता है ये 1904 में आया और इनके रियल नेम से आया, और 1904 में इनके फादर की डेथ हो जाती है। 1905 में ये शादी कर लेते हैं एडा से। तो ये चीज़ें सारी पॉइंट आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलो मैं इसको मिटा देती हूँ सारे पॉइंट। देखिए जितना मुझे याद आ रहा है उतना मैं बता दे रही हूँ। पढ़ाते समय जितनी भी चीज़ें याद आ जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने सामने कोई चीज़ रखा है तो उसमें देख के बता रही हूँ, नहीं, क्योंकि मुझे भी तो याद करनी है ना चीज़ें। मैंने कहा ना नॉलेज के लिए पढ़ना है, तो हर चीज़ें जो आपको याद हो रही है उसको बस एक्सप्रेस कर दो। नॉलेज के लिए पढ़ो, मैं बार बार कह रही हूँ, एग्ज़ाम ऐसे निकलेगा। चलिए, तो ये ध्यान रखना है, क्या था? जोसीलिन था। हमार्शिया लिटरेरी मीन्स व्हाट? हमार्शिया लिटरेरी मीन्स, हमार्शिया का मतलब क्या होता है? ये भी हमने कितनी बार पढ़ा था, हमार्शिया का मतलब क्या होता है। तो हमार्शिया का लिटरल मीनिंग अगर हम देखें ना तो मिसिंग द मार्क या फिर ट्रेजिक फ्लॉ आपने पढ़ा होगा, है ना, ट्रेजिक फ्लॉ। हमार्शिया जो है ना ये एक ग्रीक शब्द है। क्या है? एक ग्रीक शब्द है, एक ग्रीक टर्म है, एक ग्रीक टर्म है जिसका जो ओरिजिनल अर्थ होता है निशाना चूक जाना, मतलब मिसिंग द मार्क, ये होता है, ये उसका ओरिजिनल टर्म है, मिसिंग द मार्क, निशाना चूक जाना। लेकिन लिटरेचर में क्या हुआ था, अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ये किसी ट्रेजिक हीरो की वो गलती है, वो ट्रेजिक फ्लॉ है। किसी ट्रेजिक हीरो, जैसे ट्रेजेडी का कोई हीरो है, उसकी कोई गलती या उसका कोई ट्रेजिक फ्लॉ होता है जिसके कारण उसका डाउनफॉल हो जाता है। जैसे ओथेलो में हम देखेंगे उसका गलती क्या थी, उसकी गलती ये थी, ट्रेजिक फ्लॉ ये था जेलसी। मैकबेथ में ओवर एम्बिशियस, है ना, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था, एम्बिशन था। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पे आएंगे, इन पैराडाइज लॉस्ट द रिजेंट ऑफ द सन। ठीक है, देखिए पैराडाइज लॉस्ट में रिजेंट ऑफ द सन डिसीव्ड बाय सैटर्न। चलिए इसका बताइए क्या होगा। पैराडाइज लॉस्ट में जो सूर्य का रिजेंट कौन होता है, जिसे सैटर्न ने धोखा दिया था, तो यूरियल रहता है। यूरियल को ही रिजेंट ऑफ द सन भी कहते हैं, है ना। क्या होता है कि जब जो सैटर्न है वो ईडन गार्डन की तलाश में निकलता है, तो वो एक कम उम्र में, यानी कि वो जब ईडन गार्डन की तलाश में निकलता है ना कि कहाँ है ये ईडन गार्डन, तो वो अपना डिस्गाइज हो जाता है, चेरब बन जाता है, चेरब का रूप ले लेता है। चेरब मतलब एक मासूम कम उम्र का बच्चे टाइप, देवदूत बन का
बन जाता है, इसी का रूप ले लेता है। और ये जाता है कहाँ पे, जहाँ पे सूरज पर खड़े यूरियल, जो सूर्य का प्रोटेक्टर है यूरियल, इसको धोखा देता है। इससे जाके पूछता है यही बन के कि कहाँ है गार्डन ऑफ ईडन। अब ये बेचारा जान जाता है, क्योंकि भाई पृथ्वी ये पूछता है ना, गार्डन ऑफ ईडन, पृथ्वी का रास्ता पूछता है। अब यूरियल जो है ना, इसकी चालाकी को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि अब ये ठहरा क्या, ये एंजल ठहरा, और एंजल्स में क्या होते हैं, छल कपट होता नहीं है, तो इसलिए ये इसकी बातों में आ गया। बट ये रहता कौन है, शैटन, ठीक है। ये चेरब का रूप ले लेता है, बाद में ये टोड का रूप लेता है, उसके बाद ये कार्मोरेंट एक बर्ड है ना, कार्मोरेंट, ये रूप ले लेता है। लास्ट में ये स्नेक का रूप लेता है, सरपेंट। जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं इसी पे, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। वर्ड्सवर्थ की मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म, तो वर्ड्सवर्थ की जो मैनिफेस्टो है, यानी कि वर्ड्सवर्थ का इंग्लिश रोमांटिसिज्म का जो मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है, तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स को कहा जाता है ना। लिरिकल बैलेड्स कब आया था आपका, 1798 में आया था लिरिकल बैलेड्स। और ये वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की पोइट्री का एक कलेक्शन था जिसने रोमांटिक एज की शुरुआत की, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद 1800 में इसमें क्या ऐड किया गया, इसमें प्रीफेस ऐड किया गया। 1800 में इसमें प्रीफेस ऐड किया गया, जोड़ा गया। ये प्रीफेस क्या था, इसमें उन्होंने पोइट्री, इस प्रीफेस में इन्होंने क्या बताया जानते हो, इसमें इन्होंने पोइट्री की नई परिभाषा दी और कहा कि जो पोइट्री है ना वो कैसी होनी चाहिए, पोइट्री जो है, मतलब पोइट्री की इसमें इन्होंने क्या दिया, परिभाषा दी, डेफिनेशन दिया, और कहा कि जो पोइट्री है ना वो आम आदमी की भाषा में होनी चाहिए, लैंग्वेज आम आदमी की भाषा में होनी चाहिए, लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन। इसमें इन्होंने ये बताया आपको ने प्रीफेस में, ठीक है, कॉमन मैन। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपने, ओके। इसमें इन्होंने कहा, और इसे ही रोमांटिक मूवमेंट का मैनिफेस्टो में ही माना जाता है। बाद में फिर थर्ड जो आया वो 1802 में थर्ड एडिशन आता है, जिसमें ये अपेंडिक्स को ऐड करते हैं, अपेंडिक्स, और भी इन्होंने इसी पोइट्री के बारे में बताया, थोड़ा आगे बढ़ाया। फिर 1805 में लास्ट एडिशन आता है, तो 1805 में लास्ट एडिशन आता है, उसी चीज़ को पोइट्री के बारे में बताते हैं। द स्किन गेम शोज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विथ क्लासेस, ये जो स्किन गेम है गोल्सवर्दी का, ये किस क्लासेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। तो ध्यान रखना, ये जॉन गोल्सवर्दी का जो प्ले है ये दो परिवारों की लड़ाई है। एक तरफ तो हिलक्रिस्ट फैमिली है, हिलक्रिस्ट फैमिली है जो पुराना रईस खानदान है, यानी कि अरिस्टोक्रेसी है, ये पुराना रईस खानदान है जिनके पास पुश्तैनी ज़मीन है। दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट हॉर्न ब्लोवर्स है, दूसरा नए अमीर बने उद्योगपति जो तरक्की और पैसा चाहते हैं। तो इन दो परिवारों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये ध्यान रखना। वीनस एंड एडोनिस इज रिटन इन विच स्टैंजा फॉर्म, तो वीनस एंड एडोनिस ये शेक्सपियर की एक नैरेटिव पोयम है जो कब आई थी ये भी ध्यान रखना है, 1593 में आई थी, ठीक है। 2 नैरेटिव पोएम इन्होंने लिखा था 1593 में वीनस एंड एडोनिस, 1594 में द रेप ऑफ लुक्रीज, ये ध्यान रखना है। लेकिन वीनस एंड एडोनिस ये किस स्टैंजा फॉर्म में लिखी गई थी, तो सेस्टाराइमा में लिखी गई थी। सेस्टाराइमा मतलब 6 लाइन में लिखी गई थी, और रेप ऑफ द लुक्रीज वो 7 में लिखी गई थी, राइम रॉयल के लिए जानी जाती है, तो ये ध्यान रखना है। इसकी राइमिंग स्कीम AB है, एंड लास्ट में कपलेट होता है CC, ये ध्यान रखना। सेस्टाराइमा मतलब 6 लाइनों का एक स्टैंजा होता था, और ये वीनस एंड एडोनिस ये लिखी गई थी, तो ये ध्यान रखना है। और ये वीनस एंड एडोनिस ये जो है ना, ये शेक्सपियर की नैरेटिव पोयम है, तो ये भी ध्यान रखना है, जिसको इन्होंने क्या कहा था, फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन, फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन, ये वीनस एंड एडोनिस को इन्होंने कहा था। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम, द पायलट ऑफ गैलीलियन लेक इन लिसिडस। तो लिसिडस में एक फ्रेज आता है पायलट ऑफ गैलीलियन लेक, ये किसे कहा गया है, लिसिडस में, पायलट ऑफ गैलीलियन लेक ये लिसिडस में आता है। तो लिसिडस में जो पायलट ऑफ गैलीलियन लेक है ये किसे कहा गया है, सेंट पीटर को कहा गया है। मिल्टन द्वारा अपने जो दोस्त हैं एडवर्ड किंग की याद में लिखी गई है लिसिडस, जो कि एक पेस्टरल एलेजी है ना। पोइट्री में एक कैरेक्टर आता है जिसे वो पायलट ऑफ गैलीलियन लेक कहते हैं। तो ये जो रेफरेंस हमें मिल रहा है, ये रेफरेंस किसके लिए है, ये सेंट पीटर को कहा गया है, ये रेफरेंस दिया जा रहा है, ये रेफरेंस किसके लिए, सेंट पीटर को कहा गया है। सेंट पीटर कौन थे, ये जीसस क्राइस्ट के शिष्य थे, डिसिपल थे, और गैलीली झील पर मछुआरे थे। ऐसा कहा जाता था कि इनके पास ना हेवन की चाबियाँ मतलब इनके पास ना स्वर्ग की चाबियाँ मानी जाती थी।
मानी जाती हैं। तो ये ध्यान रखना, खैर ये इनका रेफरेंस मिलता है। पोइट्री ओरिजिनेट्स फ्रॉम व्हाट अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, है ना। तो वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोइट्री की जो ओरिजिन है वो किससे होती है, मतलब पोइट्री कहाँ से आती है, कविता कहाँ से आती है वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ। देखिए वर्ड्सवर्थ की बात अगर करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ, वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि जब पोइट्री ट्रैंक्विलिटी में बैठकर, है ना, ट्रैंक्विलिटी में बैठकर अपने पुराने गहरे इमोशन को याद करता है, जब पोएट इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, इन्होंने ये दिया है ना डिफिनीशन, इसका मतलब यही हुआ कि जब पोएट शांत अवस्था में बैठा होता है और अपने पुराने गहरे इमोशन को याद करता है, गहरे एहसासों को याद करता है, तब पोइट्री का जन्म होता है। यानी पोइट्री ना, कविता जो है ना वो तुरंत गुस्से या खुशी में नहीं निकलती, बल्कि बाद में जब पोएट शांति से उन पलों को याद करके लिखता है तब पोइट्री निकलती है, ऐसा इनका कहना है अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ। शेक्सपियर शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी, शेक्सपियर की शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी कौन सी है, तो मैकबेथ है। ये ध्यान रखना, बात पूछा जाएगा कि लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी की बात अगर होगी तब आपका हैमलेट है, ये शायद पूछा था आपके एलटी में आया था, ये लॉन्गेस्ट प्ले या लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी पूछा था। तो लॉन्गेस्ट प्ले हो गया चाहे लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी, वो आपका हैमलेट ही है, लेकिन शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी की बात होगी तो वो मैकबेथ है। एंड शॉर्टेस्ट प्ले की अगर बात होगी, शॉर्टेस्ट कॉमेडी की अगर या प्ले की बात होगी तो दी कॉमेडी ऑफ एरर्स है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, वेसेक्स इज हार्डीज रेन, लेक डिस्ट्रिक्ट इज लिंक्ड विद होम। तो वेसेक्स जो है ये तो हार्डी का रेन है, हार्डी का क्षेत्र है ना, ये काल्पनिक क्षेत्र है। थॉमस हार्डी इन्होंने अपने नॉवल को ना इंग्लैंड का एक काल्पनिक क्षेत्र वेसेक्स में सेट किया है अपने नॉवल को। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करेंगे, ये लेक डिस्ट्रिक्ट से कौन जुड़ा हुआ है, तो ये लेक डिस्ट्रिक्ट से आपके विलियम वर्ड्सवर्थ जुड़े हुए हैं, है ना। ये इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। इनकी पोइट्रीज़ में वहाँ की जो लेक हैं, वहाँ के जो माउंटेन्स हैं, वहाँ के जो नेचर का वर्णन मिलता है, इसलिए इन्हें ना इनके साथियों को, इनको और इनके साथियों को लेक पोएट्स कहा गया। इनके साथी कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं आपके, और कौन है, कॉलरिज हैं, और कौन है, साउदी हैं। तो इन तीनों को लेक पोएट्स कहा जाता है, ये ध्यान रखना है इन तीनों को, विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, साउदी। लेक पोएट्स किसने कहा था, तो फ्रांसिस जेफरे ने कहा था। ये जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था जब हम एलटी की तैयारी कर रहे थे, तो फ्रांसिस जेफरे ने कहा था, ठीक है। ये जो लेक डिस्ट्रिक्ट है, ये जो टर्म है ना, नहीं लेक पोएट, लेक डिस्ट्रिक्ट नहीं, लेक पोएट, ये जो लेक पोएट्स है, ये जो टर्म है ना, इस टर्म को, लेक पोएट्स जो टर्म है, इस टर्म को फ्रांसिस जेफरे ने कॉइन किया था। और लेक पोएट्स में आपके ये 3 राइटर आते हैं, ठीक है। फ्रांसिस जेफरे ने ये टर्म कहाँ कॉइन किया था, तो याद रखना, कॉलरिज की जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है 1817 में आया था, उसका रिव्यू इन्होंने एडिनबर्ग रिव्यू में दिया। वहाँ पे उन्होंने ये वर्ड यूज किया लेक पोएट्स, और लेक पोएट्स में उन्होंने 3 राइटर को निशाना बनाया, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, साउदी। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। ईयर गोल्सवर्दी वन द नोबेल प्राइज़, वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन आता तो है। 1932 में इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है। 1933 31 जनवरी 1933 इनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे याद रखते हो, याद रख सकते हो। अच्छा, नोबेल प्राइज़ इनको किस लिए मिला था, तो फोरसाइट सागा के लिए मिला था। अ पॉज विद इन पोएटिक लाइन इज़ कॉल्ड, तो ये ध्यान रखना है कि अ पॉज विद इन, पोएटिक लाइनों में एक पॉज आता है, उसे क्या कहते हैं, पोएटिक लाइनों के बीच में आने वाले पॉज को क्या कहते हैं, सेजुरा कहते हैं। सेजुरा यानी कि जब पोइट्री की एक लाइन के बीच में एक नेचुरल पॉज या सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, उसे सेजुरा कहते हैं। सेजुरा को अक्सर कैसे इंडिकेट किया जाता है, कॉमा या फुल स्टॉप द्वारा, है ना। जैसे मैंने एक लिखा टू, आप कैसे पहचानोगे सेजुरा का मार्क, टू एर इज़ ह्यूमन, जैसे ये पोइट्री की एक लाइन है, टू एर इज़ ह्यूमन। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन रखा, यहाँ पे आपका 2 रेखाएं खींची, है ना। उसके बाद टू फॉरगिव, कॉमा डिवाइन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है ना, ये वाला, ये सेजुरा का मार्क है, इसे ही कहा जाता है सेजुरा। तो ध्यान रखना, कॉमा से भी कर सकते हैं, और ये जो मार्क है ना पूरा ऐसे डबल लाइन, ये सेजुरा का मार्क है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। द ओनली एंजल इन सैटर्न होस्ट लॉयल टू गॉड, एब्डियल है ना।
यानी कि शैतान की सेना में एकमात्र एंजल कौन था जो ईश्वर के प्रति वफादार रहा था, तो वो था आपका एबडिल। ठीक है, कौन रहा? एबडिल रहा। क्या था कि पैराडाइज लॉस्ट में शैतान ने ईश्वर के खिलाफ विद्रोह किया था, है ना, तो उसने अपने साथ कई एंजल्स को मिला लिया था। तो ये जो एबडिल करके एंजल था ना, ये उन विद्रोहियों के बीच में अकेला ऐसा एंजल था जिसने शैतान का विरोध किया था, उसे गलत बताया, ईश्वर के प्रति अपनी वफादारी निभाते हुए वापस ईश्वर की सेना में आ जाता है, गॉड की सेना में। सोनेट 126 आर एड्रेस टू होम। तो देखिए 154 सोनेट इन्होंने लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, जिसमें से 126 जो सोनेट है वो इन्होंने फेयर यूथ को कहा है, मतलब फेयर यूथ को एड्रेस है। अब ये फेयर यूथ, इस पे काफ़ी डिबेट है कि कौन हो सकता है। ये शेक्सपियर के मेंटोर हैं, दोस्त हैं, विलियम हर्बर्ट भी हो सकते हैं, है ना, या पॉसिबिलिटी है कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन भी हो सकते हैं, विलियम हर्बर्ट भी हो सकते हैं, है ना, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट है वो किस पे बेस्ड है, तो ध्यान रखना, लव पर बेस्ड है, टाइम पर बेस्ड है ना, टाइम पर, ब्यूटी पर बेस्ड है, मोर्टेलिटी पर बेस्ड है, ये सारी इसकी थीम है, ये इनके सोनेट की थीम है। ठीक है, यही सब बात की गई है इनके सोनेट में, तो ये ध्यान रखना है। बाकी आप देखोगे तो 127 से लेके 152 ये जो सोनेट है ये इन्होंने डार्क लेडी को एड्रेस किया है। बाकी 153 एंड 154 ये जो दोनों सोनेट है ये क्यूपिड, लव गॉड क्यूपिड, उनके बारे में बात हुई है। ठीक है, ज़्यादा फोकस किया गया है उन्हीं के बारे में, तो ध्यान रखना। स्ट्राइफ सेंटर्स ऑन ए स्ट्राइक एट विच वर्क्स। देखिए जो प्ले है स्ट्राइफ में ना, इसमें जो स्ट्राइक है वो किस स्ट्राइफ सेंटर्स ऑन स्ट्राइक एट विच वर्क्स पूछ लिया है। और ध्यान रखना है कि इसमें जो प्ले है स्ट्राइफ में ना, जो हड़ताल होती है, जो स्ट्राइक है वो किस कारखाने, किस फैक्ट्री में होती है, एक्चुअली ये होना चाहिए था, तो ट्रिनाथा टिन प्लेट वर्क्स है। ठीक है, गोल्सवर्दी का ये प्ले है, ये स्ट्राइफ है जिसमें वो लेबर्स एंड मालिकों, मजदूर और मालिकों के बीच में लड़ाई दिखाते हैं। ये पूरी घटना ना ट्रिनाथा टिन प्लेट वर्क्स नाम की फैक्ट्री, किस वर्क्स पूछा है तो ट्रिनाथा टिन प्लेट वर्क्स नाम की फैक्ट्री है, वहाँ पे ये पूरा स्ट्राइक होता है, जहाँ मजदूर अपने मांगों को लेकर स्ट्राइक पर हैं। विच बुक ऑफ द प्रिल्यूड ट्रीट्स वर्ड्सवर्थ स्टे इन फ्रांस। तो प्रिल्यूड की कौन सी बुक है जो वर्ड्सवर्थ के फ्रांस में बिताए गए समय के बारे में है, मतलब कौन सी बुक में उन्होंने बताया है, उन्होंने फ्रांस के बारे में बताया है। टोटल प्रिल्यूड में कितनी बुक्स हैं? 14, और ऐसा कहा जाता है कि इनका ऑटोबायोग्राफिकल है ना, ऑटोबायोग्राफिकल हम इन्होंने अपने बारे में बताया है। तो वहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी बुक में इन्होंने फ्रांस के बारे में जिक्र किया है, तो ध्यान रखना बुक 9 है ना, बुक 9 में ही कहा है। वर्ड्सवर्थ अपने यूथ डेज में फ्रांस गए थे और फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफ़ी प्रभावित थे। ठीक है, तो बुक 9 में इन्होंने बताया, प्रिल्यूड की बुक 9 में इन्होंने अपने फ्रांस का जो स्टे इन फ्रांस, जब वो फ्रांस में रुके थे वहाँ के पॉलिटिकल माहौल के बारे में बताते हैं। नेगेटिव कैपेबिलिटी वॉज क्वाइंड वाइल डिस्कसिंग हुज वर्क। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी ये जो टर्म है इसका यूज़ किसके काम की चर्चा करते समय किया गया था, किसके काम की चर्चा करते समय किया गया था ये नेगेटिव कैपेबिलिटी का, इस टर्म का यूज़, तो विलियम शेक्सपियर। देखिए नेगेटिव कैपेबिलिटी की बात अगर करेंगे तो ये जो टर्म है ये जॉन कीट्स ने दिया था, है ना, ये टर्म किसने दिया था? जॉन कीट्स ने दिया था। एंड इस नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब ये है इनडेफिनिट या डाउट, मतलब अनसर्टिनिटी या डाउट में रहने की क्षमता, बिना फैक्ट के पीछे भागना, है ना। तो कीट्स का मानना था कि शेक्सपियर में ये क्वालिटी सबसे ज़्यादा थी, वो अपने कैरेक्टर में पूरी तरह ढल जाते थे और अपनी खुद की पहचान यानी कि खुद की जो ईगो है, ईगो को बीच में नहीं लाते थे, ये विलियम शेक्सपियर में थी, तो इन्होंने इसकी तारीफ भी की है। सैमसन फादर सैमसन एगोनिस्ट। तो सैमसन एगोनिस्ट में सैमसन के फादर कौन थे? तो मनोआ। देखिए सैमसन एगोनिस्ट एक क्लोजेट प्ले है, ठीक है, क्लोजेट ड्रामा है, ऐसा ड्रामा जिसको पढ़ने के लिए लिखा गया है, परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखा गया है, ड्रामा टू बी रेड। ठीक है, तो ध्यान रखना। सैमसन के फादर मनोहा है। प्ले में वो अपने बेटे को जेल से छुड़ाने की कोशिश करते हैं और उनकी हालत देख बहुत दुखी होता है ना।
द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन कम्स फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। देखिए द चाइल्ड इज द फादर ऑफ, अगर ये फिगर ऑफ स्पीच में पूछता है तो ये पैराडॉक्स है, ठीक है, पैराडॉक्स है। अगर उसमें पैराडॉक्स नहीं है ऑप्शन में तो आप एपिग्राम पे जा सकते हो, फिलहाल ये पैराडॉक्स है, ठीक है, अगर ये फिगर ऑफ स्पीच में पूछता है। दूसरा याद रखना कि ये किस मतलब ये जो लाइनें हैं ये कहाँ पे मिलेंगी, तो माई हार्ट लीप्स अप में मिलेंगी ये लाइनें, ये ध्यान रखना है। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। और तीसरा याद रखना है कि एज ए एपिग्राफ ये लाइनें आपको कहाँ मिलेगी, तो ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी में मिलेंगी, लेकिन रियल में ये इसी वर्क की लाइन है, लेकिन एज ए एपिग्राफ वहाँ पे एपिग्राफ के रूप में है ये लाइनें, कहाँ पे? ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी में। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। माई हार्ट लिप्स अप को दूसरा नाम क्या है? द रेनबो, क्या है? द रेनबो, ध्यान रखना इसको, ठीक है। देखिए द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, ये पैराडॉक्स क्यों है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसका मतलब ये हुआ ना कि बचपन की आदतें और बचपन का जो स्वभाव है वही व्यक्ति की वयस्क जीवन को आकार देते हैं, यानी कि जो हमारे बचपन की आदतें होंगी, जो हमारे बचपन का स्वभाव होगा, जब हम बड़े होंगे तो हमारे जीवन को वही आकार देगा, यानी कि जो हम बचपन में सीखते हैं वही बड़े होकर बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसलिए ये एक पैराडॉक्स है, देखने में इम्पॉसिबल लग रहा है लेकिन इसमें एक ट्रुथ छिपा हुआ है, ये ध्यान रखना है। द हैंकरचीफ इज वाइटल इन विच प्ले, तो जो हैंकरचीफ है शेक्सपियर के किस प्ले में हैंकरचीफ की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके ओथेलो में है, ये ध्यान रखना है। आपके ओथेलो में हुआ क्या था कि ओथेलो प्ले में ये जो हैंकरचीफ है, इससे एक चीज़ याद रखना, हैंकरचीफ पे जो कढ़ाई की गई है वो किसकी बनी हुई है? स्ट्रॉबेरी की कढ़ाई है, तो इसे माना जाता है स्ट्रॉबेरी वाला, यानी कि स्ट्रॉबेरी की कढ़ाई वाला रुमाल, है ना। तो इसी का मतलब इसी की वजह से ट्रेजेडी का मेन कारण बनता है। जो यागो रहता है ना वो इस हैंकरचीफ का यूज़ करके ओथेलो को यकीन दिलाता है कि उसकी जो पत्नी है डेस्डेमोना वो अनफेथफुल है, जिसके कारण ओथेलो उसकी हत्या कर देता है। तो ये ध्यान रखना है, इस पर ध्यान रखना। हैंकरचीफ पे जो कढ़ाई की गई है वो स्ट्रॉबेरी की कढ़ाई है। मिल्टन की सोनेट ऑन ब्लाइंडनेस, तो मिल्टन सोनेट ऑन ब्लाइंडनेस, मिल्टन की कौन सी सोनेट है जो ब्लाइंडनेस पर है? यहाँ से भी क्वेश्चन आए थे आपके एलटी में, है ना, पूछा था ऑन ब्लाइंडनेस किस में लिखी गई है, तो पेट्रार्कन सोनेट में लिखी गई है ना, तो पूछा गया था ये, तो वो हो गया ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट 19, ठीक है, ये था। इस सोनेट का रियल नेम तो यही है, ये नहीं है रियल नेम। ये सोनेट का रियल नेम अगर बात करोगे तो ना ये है व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। जब मिल्टन ने इस सोनेट को लिखा था ना, तो इस सोनेट की जो फर्स्ट लाइन थी ना, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, यही इसकी टाइटल थी। लेकिन बाद में इसे थॉमस न्यूटन ने क्या किया, इसकी टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस रख दिया 1761 में। तो ये ध्यान रखना है, थॉमस न्यूटन ने, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। विच ऑनर डिड गोल्सवर्दी रिफ्यूज इन 1917 अ नाइटहुड। तो ये नाइटहुड है। नाइटहुड क्या होता है? ये एक सर की टाइटल होती है। नाइटहुड का मतलब ये एक सर की टाइटल है, सर की उपाधि है। तो गोल्सवर्दी ने 1917 में 1917 में तो इनको ऑफ़र मिलता है, रिफ्यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे तो मैं कट कर दूंगी। नाइटहुड में देखिए 1917 में इनको ना नाइटहुड का ऑफ़र किया जाता है, और गोल्सवर्दी 1918 में इसको रिफ्यूज़ करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 1917 में इनको ना नाइटहुड की जो टाइटल है इसको ऑफ़र किया जाता है इनको, और 1918 में ये इस ऑफ़र को क्या करते हैं? रिफ्यूज़ कर देते हैं। ये कहकर मना कर देते हैं कि एक राइटर का इनाम केवल उनकी राइटिंग की लिबर्टी है, लिटरेचर इज़ इट्स ओन रिवार्ड, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो ऑर्डर ऑफ मेरिट था वो इन्होंने स्वीकार कर लिया था। ऑर्डर ऑफ मेरिट, इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट भी मिलता है जो इन्होंने स्वीकार कर लिया था 1929 में, है ना। और बाकी नोबेल प्राइज़ भी 1932 में वो भी इन्होंने स्वीकार कर लिया था। 1921 में इनको प्रेसिडेंट ऑफ PEN, है ना, PEN का क्लब का इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है।
राइमिंग स्कीम ऑफ स्पेंसर इन स्टैंजा, स्पेंसर इन स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या है? इसको ब्लू से कर दे रही हूँ ताकि पीडीएफ मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये गोल्सवर्दी का है, ठीक है। तो बात यहाँ पे करेंगे राइमिंग स्कीम ऑफ स्पेंसर इन स्टैंजा की। तो ध्यान रखना ट्रिप यहाँ पे ए बी बी सी सी है, ये इनका क्या है? राइमिंग स्कीम है। किसकी? स्पेंसर इन स्टैंजा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फैक्ट है कैलिबन्स मदर इन द टेम्पेस्ट। तो टेम्पेस्ट में कैलिबन की मदर का क्या नाम था? साइकोरेक्स, ठीक है। साइकोरेक्स एक बहुत ही पावरफुल और दुष्ट विच थी, है ना। प्ले शुरू होने से पहले वो मर चुकी थी, लेकिन उसका जो बेटा है कैलिबन वो आइलैंड पर रहता है, जिसे प्रॉस्पेरो ने गुलाम बना लिया था। प्लेटोनिक बेसिस ऑफ ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, तो रेमिनिसेंस प्री एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो आपका ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी का प्लेटोनिक आधार क्या है, ठीक है। ये प्लेटोनिक आधार से कैसे मिलता जुलता है, मतलब उससे कैसे कनेक्टेड है ओड टू द ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी। देखिए वर्ड्सवर्थ ने इस पोइट्री में प्लेटो के प्री एग्जिस्टेंस के सिद्धांत का यूज़ किया है। ये ध्यान रखना है, प्री एग्जिस्टेंस ये कॉन्सेप्ट है किसका? प्लेटो का ये कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने ओड इंटीमेशन में यूज़ किया है। अब इस जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ प्री एग्जिस्टेंस, इसका मतलब ये हुआ कि जन्म लेने से पहले हमारी जो आत्मा, हमारी जो स्पिरिट है वो हेवन में गॉड के पास थी। बच्चे ईश्वर के करीब होते हैं क्योंकि उन्हें वह पिछला जीवन याद रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, बड़े होने पर वो दुनियादारी में इसे भूल जाते हैं। और यही वर्ड्सवर्थ ने इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी में बताया है ना, कि जब हम बच्चे रहते हैं तो हम ईश्वर के करीब रहते हैं, हेवन के करीब रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम दुनिया में आते हैं तब भी रहते हैं, बच्चे रहते हैं तब भी वो चीज़ें डिवाइन पावर यानी कि डिवाइन जो दृष्टि है, भगवान के करीब रहना, ईश्वर के करीब रहना, वो सारी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, दुनिया में आते हैं तो दुनियादारी में सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो ये एक प्री एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट था, किसका? प्लेटो का था, ठीक है। ये ध्यान रखना, प्लेटो का था ये, और इसे ये कॉन्सेप्ट इन्होंने अपने इस ओड में दिया था, ये ध्यान रखना। बेटर टू रेन इन हेल अकर्स इन विच बुक? तो बेटर टू रेन इन हेल दैन सर्व इन हेवन, ये क्वेश्चन भी आया था आपके एलटी में, और ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि स्पोकन बाय किसने कहा है? तो शर्टन ने कहा था, और ये लाइनें आपकी पैराडाइज लॉस्ट के बुक 1 में है, स्पोकन बाय सैटन। ये ध्यान रखना है, सैटन का सबसे फेमस डायलॉग है जो उसके एरोगेंस और हार न मानने वाले जो जज्बे हैं उसको दिखाता है। द वुमेन फॉर हुम फॉल्डर कमिट फॉर्जरी इन जस्टिस, तो उस औरत का नाम बताना है जिसकी वजह से फॉल्डर ने जस्टिस में फॉर्जरी का क्राइम किया था। तो वो औरत थी रूथ हानीवेल, है ना। तो ये ध्यान रखना है, रूथ का पति जो था इसे बहुत मारता पीटता था, इसलिए फॉल्डर था इसे लेकर भागना चाहता था, प्यार भी करता था। तो क्या हुआ कि पैसे जुटाने के लिए वो चेक में ही हेरा फेरी कर देता है। क्या कर देता है? 9 पाउंड रहता है, उसको बना देता है 90 पाउंड बना देता है। तो ये हेरा फेरी करता है, हालांकि पकड़ा जाता है। फिर आ जाएगा नेक्स्ट पे, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर इज कॉल्ड। आयम्बिक पेंटामीटर में है और इसमें राइम नहीं है, इसे क्या कहेंगे? ब्लैंक वर्ड्स कहेंगे। तो जब पोइट्री में मीटर तो होता है, आमतौर पर आयम्बिक पेंटामीटर में होता है, यानी कि 10 सिलेबल्स की लाइनों में 10 सिलेबल्स होते हैं, लेकिन लाइनों के लास्ट में राइम नहीं होती है, तो उसे हम ब्लैंक वर्ड्स कहते हैं। मैंने बताया ब्लैंक वर्ड्स को सबसे पहले किसने लाया था? अर्ल ऑफ सरे ने। कहाँ पे? वर्जिल के एनीड का ट्रांसलेशन करते समय। इसको परफेक्ट किसने किया? तो क्रिस्टोफर मार्लो ने किया, ठीक है। क्रिस्टोफर मार्लो ने बहुत ज़्यादा इसका परफेक्ट किया और शेक्सपियर ने इसका यूज़ किया, तो ये भी ध्यान रखना है। इसीलिए बेन जॉनसन जो थे वो क्रिस्टोफर मार्लो को क्या कहे? माइटी लाइन्स कहे थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। द डार्क लेडी सोनेट्स बिगिन फ्रॉम, तो डार्क लेडी देखिए 154 सोनेट है, तो 126 सोनेट तक वो मिस्टर WH को, फेयर यूथ को डेडिकेट करते हैं, लेकिन जो डार्क लेडी को ये डेडिकेट करते हैं वो सोनेट कहाँ से शुरू होती है? तो 127 से 127 से लेके 152 तक के जो सोनेट है वो ये जो डार्क लेडी है ना, एक मिस्टीरियस लेडी है, इसको एड्रेस करते हैं, जिसके बाल और आंखें काली है, इसे ही डार्क लेडी कहा जाता है। और ये मतलब इसमें क्या है ना, इसमें जो लव है वो वासनापूर्ण है,
ठीक है। पोम ऑन द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ ब्रदर जॉन, तो बताना है वर्ड्सवर्थ के भाई जो जॉन वर्ड्सवर्थ हैं उनकी डेथ पर लिखी गई पोइट्री कौन सी है। तो इनके भाई का नाम क्या था, जॉन वर्ड्सवर्थ, और इनकी डेथ हुई उसके बाद इन्होंने एक पोइट्री लिखी, उसका नाम था एलिगियाक स्टैंजा पील कैशल। एलिगियाक स्टैंजा सजेस्टेड बाय अ पिक्चर ऑफ पील कैशल, ये फुल टाइटल है, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ सजेस्टेड, फुल टाइटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एलिगियाक स्टैंजा सजेस्टेड बाय अ पिक्चर ऑफ पील कैशल, ठीक है, ये लिखा था। इसमें इन्होंने नेचर को ना क्रूर रूप को स्वीकार किया, यानी कि नेचर का जो क्रूर रूप है, ये जो भयानक रूप है उसको इन्होंने इसमें स्वीकार किया है। इनके भाई की डेथ भी ऐसे ही होती है ना। एल एलिग्रो डिपिक्ट विच टेम्पेरा, देखिए जो एल एलिग्रो है ना ये किस टेम्पेरामेंट को दिखाता है, डिपिक्ट करता है। एल एलिग्रो मतलब क्या होता है, चीयरफुल, मर्थफुल, है ना, खुशी को दिखाता है ये, तो ये ध्यान रखना। एल एलिग्रो ये मिल्टन की ही पोइट्री है जिसका इटालियन में मतलब है हैप्पी मैन। इटालियन में मतलब इसका क्या है, दी हैप्पी मैन, दी हैप्पी मैन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये जो पोइट्री है ना एल एलिग्रो, ये दिन के समय रोशनी, खुशी, जीवन का जो आनंदमयी जो पक्ष है, जो मर्थ है, उसके बारे में बताती है। और इसका एक कंपेनियन पोयम भी है इल पेंसेरोसो, जो इसका ऑपोजिट है। कहीं ना कहीं ये दोनों पोयम क्या है, एल एलिग्रो और इल पेंसेरोसो, ये लाइफ पर भी है कि लाइफ में जिस तरह दुख और सुख आता है उसी तरह ये पोयम भी है कि एल एलिग्रो में सिर्फ खुशी के बारे में बताया गया है, दुख को हटाया गया है, और इसका जो अपोजिट जो आपका इल पेंसेरोसो उसमें सिर्फ दुख को बताया गया, खुशी को निगलेक्ट कर दिया गया है। थीफ इन गोल्सवर्दी लॉयल्टीज़, तो गोल्सवर्दी के जो लॉयल्टीज़ है ना उसमें थीफ कौन था, चोर कौन था, एक्चुअल में चोर कौन है, तो कैप्टन रोनाल्ड डेंसी ही था, है ना, यही था। होता क्या कहानी में कि लॉयल्टीज़ प्ले में एक अमीर यहूदी, एक अमीर रहता है, जूइस, क्या रहता है ये, जूइस रहता है, मेहमान रहता है, जिसका नाम क्या रहता है, फर्डिनेंड डी लेविस, ठीक है, फर्डिनेंड, हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, फर्डिनेंड डी लेविस, ठीक है। तो फर्डिनेंड डी लेविस के कमरे में 1000 पाउंड की चोरी हो जाती है। कितने पाउंड की, 1000 पाउंड की चोरी हो जाती है, ठीक है। तो ये जो चोरी है ना ये कैप्टन रोनाल्ड डेंसी इसने किया था। अब चूंकि ये एक पूर्व फौजी अधिकारी भी था तो इसने ये चोरी एक ब्लैक मेलर का मुंह बंद करने के लिए किया था। मतलब 1000 क्या था कि उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वो जो ब्लैक मेलर था ना उसकी बेटी के साथ इसका रिलेशन था, तो वो ब्लैकमेल करता था कि मुझे हर महीने या हर हफ्ते पैसे चाहिए। तो उसी को पैसे देने के लिए इसने ये 1000 पाउंड ये चोरी किया था। और ये पैसे किसका था, फर्डिनेंड डी लेविस का था, ठीक है। तो इसने बस उसी के लिए कि उसका मुंह बंद, चूँकि इसके पास पैसे थे नहीं इसलिए इसने ये चोरी करके पैसे उसको दे दिए थे। तो प्ले में जो इसके दोस्त थे ये जानते थे कि चोरी इसने किया है, फिर भी इसको बचा रहे थे। तो यहाँ पे इन्होंने लॉयल्टी दिखाई, लेकिन लास्ट में क्या होता है, सच सामने आ जाता है। इसकी तरफ क्यों नहीं इन्होंने मतलब इसकी तरफ, क्योंकि ये यहूदी था, कहीं ना कहीं यहूदी पे भी अटैक हुआ, ये भी ध्यान, मतलब क्लास सिस्टम पर भी ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे टू बी और नॉट टू बी अपीयर्स, तो ये हैमलेट में है, एक्ट 3 सीन 1 में है ये लाइनें, टू बी और नॉट टू बी, ठीक है। टू बी और नॉट टू बी ये एक सोलिलो की भी है, ये जो है ना एक सोलिलो की भी है, ये सोलिलो की है। मतलब इसमें जो प्रिंस हैमलेट है वो लाइफ एंड डेथ के बीच में ना फंसे हुए हैं, लाइफ और डेथ के बीच में मतलब एक विचार कर रहे हैं और डिलेमा में फंसे हुए हैं। तो हैमलेट सोचता ये है कि क्या जिंदा रहकर, टू बी, यहाँ पे इन्होंने टू बी बोला ना, टू बी मतलब क्या जिंदा रहकर मुसीबतों का सामना करना बेहतर है, फिर कहते हैं और नॉट टू बी, या फिर सुसाइड करके सब खत्म कर देना ही बेहतर है। इसमें ये फंसे रहते हैं, तो ये ध्यान रखना है। पोएम सब टाइटल ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, ये किस पोएम का सब टाइटल है, ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। तो ये मैंने अभी बताया था, द प्रील्यूड का सब टाइटल है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। प्रील्यूड इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल एपिक है, ये ध्यान रखना। और इसे ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वर्ड्सवर्थ अपने बचपन से लेकर एक
एक परिपक्व पोएट बनने तक के अपने मानसिक अपने आध्यात्मिक सफ़र के बारे में बताते हैं। इसलिए ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, एक पोएट के माइंड का ग्रोथ कैसे हुआ, है ना, कैसे हुआ, बचपन से लेकर वो एक परिपक्व पोएट कैसे बने, उन्होंने अपने मानसिक अपने आध्यात्मिक सफ़र को दिखाया इसमें। इसीलिए सब टाइटल है। ब्रिज फ्रॉम हेल टू अर्थ बिल्ट बाई, ये जो ब्रिज है ना, जो हेल टू अर्थ जाती है ना, इसको बिल्ड करने वाले कौन थे ये बताना है। यानी कि पृथ्वी से जो हेल से पृथ्वी तक का जो पुल है ये किसके द्वारा बनाया गया था। हेल से पृथ्वी तक का जो ब्रिज है ये किसके द्वारा, सिन एंड डेथ के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट बुक 10 में, है ना, बुक 10 में ये ध्यान रखना। कब, जब शैतान पृथ्वी पर अर्थ पर एडम और ईव को भ्रष्ट करने में सफल हो जाता है तो इसके जो बच्चे हैं सिन और डेथ वो नर्क के दरवाजे से पृथ्वी तक का एक विशाल ब्रिज बनाते हैं ताकि बुरी शक्तियां आसानी से पृथ्वी पर आ जा सके। ठीक है, नर्क से पृथ्वी तक का एक विशाल ब्रिज बनाते हैं, तो ये ध्यान रखना है, बुक 10 में याद रखना। डिफाइन अ मास्क, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं आपके एलटी में, जो आप पूछेगा ना आपका जो मेंस है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। मतलब मास्क को डिफाइन करो, सोनेट क्या है, कुछ इस तरह के। तो आपको फिर अपने 125 वर्ड्स में लिखना रहेगा, 200 वर्ड्स में लिखना रहेगा। डिफाइन अ मास्क बताना है यहाँ पे। देखिए अगर हम बात करेंगे मास्क को अगर परिभाषित करो तो अ फेस्टिव कोड इंटरटेनमेंट। ठीक है, ये क्या है, एक फेस्टिव कोड इंटरटेनमेंट है। होता क्या है इसको भी समझ लेंगे। जो मास्क है ना ये 16 से लेके 16 या जो मास्क है ना ये 16 या 17th सेंचुरी, ठीक है, 16 या 17 सेंचुरी में रॉयल कोर्ट्स में, यानी कि राज दरबारों में रॉयल कोर्ट्स, ठीक है, रॉयल कोर्ट्स में होने वाला एक महंगा एक भव्य मनोरंजन कार्यक्रम था। ठीक है, उसे ही मास्क कहते हैं। 16वीं और 17वीं सेंचुरी में क्या था कि राज दरबारों में एक महंगा और एक ग्रैंडर मतलब इंटरटेन करने वाला कार्यक्रम होता था, इसे ही मास्क कहते थे। और इसमें क्या होते थे, इसमें नाटक भी होता था, ड्रामा भी होता था, मतलब ड्रामा करके दिखाते थे लोग, एक्टिंग करते थे। और इसमें डांस भी होता था, नाच गाना भी होता था, है ना। और इसमें जो भारी भरकम जो कॉस्ट्यूम वो पहने रहते थे, इसमें मास्क लगाते थे लोग, मास्क इसका भी यूज़ करते थे। तो ये होता था मास्क। ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर 125 वर्ड्स में पूछे तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना। जल्द ही आपको मेंस की पीडीएफ मिलेगी। मेंस की पीडीएफ मैं बना रही हूँ, जल्द ही आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना मास्क के बारे में। तो अब मिल्टन का ये जो कॉमस है ये भी एक मास्क है, मिल्टन का आर्केड्स वो भी एक मास्क है। द टर्म है, हम 50 कर लेते हैं आज की इस वीडियो में, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और ज़्यादा लेंदी वीडियो मुझे करना नहीं है, हो गया है टाइम, तो 50 पे हम एंड कर देंगे। द टर्म है प्रॉब्लम प्ले वॉज गिवन बाई विच, तो प्रॉब्लम प्ले किसने दिया है, तो याद रखना F.S. बोस ने दिया है। इनका ये कब कहाँ पे दिया था, तो 1896 में इनका एक वर्क था शेक्सपियर। 1896 में इनका एक वर्क था शेक्सपियर एंड हिज प्रीडिसर्स। ठीक है, प्रीडिसर्स, इसमें ये इनका वर्क था। F.S. बोस जो कब आया था, 1896 में आया था। इसी में इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया, प्रॉब्लम प्ले, है ना। इसी में इन्होंने इस शब्द का यूज़ किया था, कॉइन नहीं, इस शब्द का इन्होंने यूज़ किया था, ये ध्यान रखना है, इसी में ये ध्यान रखना। और इन्होंने शेक्सपियर के 3 प्लेस को कहा था कि वो प्रॉब्लम प्ले हैं, कहा था कि इनमें कॉमेडी ट्रेजेडी की अजीब कॉम्बिनेशन है और ये नैतिकता के जटिल सवालों पर आधारित है। तो 3 प्लेस कौन कौन से थे, इसी में इन्होंने कहा था ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, एंड्स वेल एक ये था। एक आपका मेजर फॉर मेजर जो हमने भी शुरुआत में पढ़ा था ना, मेजर फॉर मेजर एक ये था। एक आपका था ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा, ट्रॉलिस एंड
क्रेसिडा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये था। तो पूछा जाए प्रॉब्लम पर टर्म जो है ये किस क्रिटिक ने दिया था, तो एफ.एस. बॉस के द्वारा दिया गया था। कहाँ पे? 1896 में। कहाँ पे? शेक्सपियर एंड हिज प्रोड्यूसर्स में। वहाँ पे इन्होंने शेक्सपियर के 3 प्लेस को कहा था कि प्रॉब्लम प्ले हैं। कौन से प्ले? ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रोलिस एंड क्रेसिडा। मतलब इनमें इन्होंने कहा था कि इनमें ना ट्रेजेडी और कॉमेडी के अजीब कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, इसलिए इन्होंने प्रॉब्लम प्ले कहा था। और कुछ जटिल सी और कुछ नैतिकता के जटिल सवालों भी देखने को मिलते हैं, इसलिए कहा था। तो ये ध्यान रखना है। गोल्सवर्दी के वर्क ऑन एंटी सेमिटिज्म, गोल्सवर्दी का कौन सा वर्क है जो एंटी सेमिटिज्म पर आधारित है? एंटी सेमिटिज्म मतलब यहूदी विरोधी भावना पर। तो वो आपका लॉयल्टीज़ है। जो प्ले है ना लॉयल्टीज़, इसमें दिखाया गया कैसे जो अपर मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो ब्रिटिश समाज का एक डी लेविस ही था ना, जूइस, एक यहूदी व्यक्ति के प्रति भेदभाव रखता है। जब उसके पैसे चोरी होते हैं तो जो लोग होते हैं ना वो चोर का साथ देते हैं, उसका साथ नहीं देते हैं, बल्कि फौजी का साथ देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पीड़ित व्यक्ति यहूदी है। ये देखने को मिलता है, ठीक है। इस वजह से, क्योंकि वो पीड़ित व्यक्ति यहूदी है, इस वजह से उसका साथ नहीं दे रहे थे। जो रियल है, जो सच्चा है, उसका साथ नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो यहूदी है। और जो चोर था उसका साथ दे रहे थे क्योंकि वो था, फौजी था। तो ये चीज़ें दिखाई गई हैं। 10,000 सॉ एट अ ग्लांस अकर्स इन, तो ये आपके आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड, जिसे डैफोडिल्स पोयम में, डैफोडिल्स, ये ध्यान रखना है, डैफोडिल्स, ठीक है। तो ये लाइनें कहाँ पे मिलेंगी आपको? आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड या डैफोडिल्स, ये पोयम का नाम है, ध्यान रखना है, वहाँ पे मिलती है। पोएट कहते हैं जब वो झील के किनारे घूम रहे थे, है ना, लेक के किनारे घूम रहे थे, तो उन्होंने एक ही नज़र में 10,000 सुनहरे डैफोडिल्स देखे। डैफोडिल्स को हिंदी में बोलेंगे ना तो नरगिस के फूल कहा जाता है ना, उसे देखें जो हवा में नाच रहे थे। और यहाँ पे 10,000, 10,000 बार कैसे आप एक नज़र में देख पाओगे? इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछ लिया जाएगा तो हाइपरबोली है। पैराडाइज रीगेन डील्स विद विच इवेंट, तो पैराडाइज रीगेन जो है ये किस इवेंट से डील करता है? तो टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन द वाइल्डरनेस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है ना उसका ये सीक्वल है, पैराडाइज रीगेन, ठीक है। ये 4 बुक्स में है। कितने बुक्स में है? 4 बुक्स में है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट तो 12 बुक्स में है ना, ये 4 बुक्स में है। और ये मिल्टन का फेवरेट एपिक है, ये भी ध्यान रखना। मिल्टन की फेवरेट एपिक कौन है? मिल्टन का फेवरेट वर्क यही है, पैराडाइज रीगेन, ठीक है। और ये किस इवेंट से डील करता है? तो टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन द वाइल्डरनेस, यानी कि जहाँ आप देखोगे पैराडाइज लॉस्ट में एडम शैतान के बहकाव में आकर अपना पैराडाइज खो देता है। यही तो होता है ना, एडम और ईव क्या करते हैं? पैराडाइज लॉस्ट में यही होता है कि एडम और ईव शैतान के बहकाव में आ जाते हैं शैतान के, और अपना पैराडाइज खो देते हैं। और वह इसमें आप देखोगे पैराडाइज रीगेन में कि जो जीसस क्राइस्ट है वो रेगिस्तान में शैतान के हर टेम्पटेशन को ठुकरा देते हैं। इसमें भी ये जीसस क्राइस्ट को क्या करता है? जो शैतान है टेम्पटेशन देता है ताकि ये भी मेरी बातों में आ जाए। बट यहाँ पे जो जीसस क्राइस्ट हैं इसमें वो शैतान के हर लालच को ठुकरा देते हैं, हर टेम्पटेशन को ठुकरा देते हैं, और इस तरह मानवता के लिए जो हेवन है, जो पैराडाइज है, वापस जीत लेते हैं। ये चीज़ें दिखाई गई है। व्हाट इज़ अ सॉलिलोकी? सॉलिलोकी क्या है? आई स्पीच रिवीलिंग अ कैरेक्टर्स इनर थॉट वाइल अलोन आई स्टेज, तो अलोन ऑन स्टेज, ये ध्यान रखना है। सॉलिलोकी यानी कि जब प्ले में कोई कैरेक्टर स्टेज पर अकेला होता है और जोर जोर से अपनी मन की बात बोलता है, वो होता है सॉलिलोकी। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका पर्पज़ ये होता है कि ऑडियंस को ये बताना होता है कि कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है ना, जब जो वह दूसरे कैरेक्टर से नहीं कह सकता, डायरेक्ट वो बोलता है। जैसे हैमलेट बोलता है टू बी और नॉट टू बी, वो एक सॉलिलोकी है। यहीं पे एंड करते हैं क्लास को। 1 आवर्स की क्लास हो भी गई है, अभी 50 पे ही पहुँचे थे, 50 पे जाएंगे तो बहुत लंबी लेंदी क्लास हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे कि जल्दी जल्दी हम कर लेंगे, थोड़ा कम एक्सप्लेनेशन लेंगे, ठीक है। जहाँ पे बहुत ज़रूरी रहेगा वहीं पे ले लेंगे, और टाइम को भी देखते हुए चलेंगे, क्लास ज़्यादा लेंदी ना हो और कम कम में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पे मिलेंगे हम 51 से, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड जीआईसी का भी हो सकता है आपको कल या परसों वीडियो मिल जाए जीआईसी का,
जीआईसी मतलब तीनों साथ ही में मिलेगा। अगर शेक्सपियर है, मिल्टन है, वर्ड्सवर्थ है, तो आपका ये जीआईसी भी काम आ जाएगा उसमें। अब चूंकि जीआईसी में कोई राइटर के वर्क्स मतलब प्रिस्क्राइब्ड नहीं है कि आपको ये वर्क पढ़ना है, लाइक टीजीटी की तरह। जैसे टीजीटी में 4 राइटर्स दे दिए हैं, जीआईसी में इतने सारे राइटर दिए गए हैं, तो हमको लगता है जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो सारे पढ़ने होंगे उसमें भी, जीआईसी में भी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।